हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कनिष्का कौशिक। वेलकम यू ऑल ऑन टॉपर स्टॉप। सो गाइज, आज सुबह हमने हिस्ट्री का माइंड मैप जो है वो अपलोड किया था। आई डोंट नो व्हाट्स द इशू कि आपके पास जो नोटिफिकेशन है वो नहीं पहुंच पा रही है, तो इस वजह से टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ जाके ज्वाइन कीजिए। जिस वीडियो के ऊपर आप अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, हम आपको PDF भी प्रोवाइड करते हैं फ्री में उसके साथ कुछ स्टडी कंटेंट, और जो नोटिफिकेशन नहीं आती है उसके इशू के लिए आप वो टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर लीजिए। अगर ये नोटिफिकेशन नहीं आएगी तो मैं वहाँ पे इसको पोस्ट कर दूंगी ताकि आपको कोई भी लॉस ना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पॉलिटी में आज हम शुरुआत करेंगे प्रेसिडेंट से, क्योंकि चाहे हम किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें, प्रेसिडेंट चैप्टर जो है वो एग्जीक्यूटिव कैटेगरी के अंदर आता है और वो इंपॉर्टेंट है, और EPFO में तो इसके ऊपर फोकस किया गया है, तो आपको ये अच्छे से करना है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट जो है उसकी शुरुआत जो करेंगे हम, क्या करेंगे, पहले इन आर्टिकल्स को देखेंगे हम, और आर्टिकल्स के बाद 3-4 चीज़ें जो हैं वो इंपॉर्टेंट है उनको बाद में देखेंगे, ठीक है। मतलब देखेंगे इसी वीडियो में पर अभी डिटेल में, ठीक है। तो आर्टिकल 52 से शुरू करते हैं। बेसिक एक जो शुरुआत जो है प्रेसिडेंट की करते हैं कि देखिए क्या है कि हमारी कंट्री के अंदर जो है वो 3 कैटेगरी आ जाती है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव जो हमारी कंट्री का है उसके अंदर टोटल 5 पर्सन्स आते हैं। 5 पर्सन्स में सबसे पहले आते हैं प्रेसिडेंट, सेकेंड आते हैं वाइस प्रेसिडेंट, थर्ड इज प्राइम मिनिस्टर एंड फोर्थ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और फिफ्थ क्या है वो आप मेरे को आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो जो ये 5 हो गए आपके, ये हो गए एग्जीक्यूटिव का पार्ट, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड चीज़ जो होता है कि हमारी कंट्री के अंदर जो है, इंडिया के अंदर फर्स्ट सिटीजन जो होते हैं उनको प्रेसिडेंट माना जाता है, ठीक है, वो प्रेसिडेंट होते हैं। थर्ड पॉइंट जो आपको यहाँ पे याद रखना है कि हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं वो हमारे रियल एग्जीक्यूटिव नहीं, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होते हैं। देखिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल एंड इज रियल। रियल इज के जिसके पास सच में पावर्स हैं, जो चीज़ों को एक्सरसाइज कर रहा है, पावर्स को एक्सरसाइज कर रहा है। एंड नॉमिनल इज जस्ट फॉर नेम, कि हाँ उनको नाम दे दिया गया कि आप जो हैं हेड हैं, बट वो हेड है नहीं। और 2015 का अगर आप सिविल सर्विसेज का पेपर उठा के देखते हैं तो वहाँ पे डायरेक्टली ये पूछा गया है कि हमारी कंट्री के अंदर जो है वो नॉमिनल हेड कौन है और रियल हेड कौन से हैं, और व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देम। तो आपको ये चीज़ समझनी है, ठीक है, कि प्रेसिडेंट इज नॉमिनल हेड एंड रियल हेड इज प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। इतना आपको समझ आया। अभी आगे की डिटेल्स को देखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल 52 जो है उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उनके बारे में बता रखा है कि भाई हमारी कंट्री जो है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, बट हमारी कंट्री क्या है, एक रिपब्लिक कंट्री है जिसके अंदर एक इलेक्टेड हेड होते हैं। इंग्लैंड की तरह मोनार्की नहीं है, मतलब कि ये नहीं है कि फैमिली बेसिस पे जो हेड है वो स्टेट के वो चलते जा रहे हैं। तो ये हो गया आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डेट इज इन रिपब्लिक इंडिया। सेकंड आता है आर्टिकल 53। आर्टिकल 53 के अंदर जो है वो एग्जीक्यूटिव पावर्स जो है उनके बारे में बात की गई है कि प्रेसिडेंट जो है उनके एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या होते हैं और किस तरीके से वो उनको एक्सरसाइज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है, ये बेसिक माइंड मैप है। उसके बाद मैं कुछ पॉइंट्स की डिटेल्स बताऊंगी जिसमें मैं आपको पावर्स के बारे में बताऊंगी, जैसे कि एग्जीक्यूटिव पावर क्या होती है, लेजिस्लेटिव पावर, जुडिशरी पावर, मिलिट्री पावर क्या क्या होती है प्रेसिडेंट की, क्योंकि उसके बिना ये चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा। अभी आपको एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि जो प्रेसिडेंट है वो डायरेक्टली और सबऑर्डिनेट लेवल, 2 लेवल्स पे जो है वो अपने एग्जीक्यूटिव पावर्स को रन करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं। डायरेक्टली क्या होगा कि मतलब मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं एक ऑर्डर दे रही हूँ कि नहीं ये तो होना है, जैसे जुडिशियल पावर का ही आप समझ लीजिए इसके अंदर, कि मैं अगर जो हूँ किसी की माफ़ी की आ रखी है उसको माफ़ नहीं करती हूँ, उसको कह देती हूँ नहीं इसको फांसी होगी, तो वो क्या हो गया मेरा, एक मैं डायरेक्टली कर रही हूँ। सबऑर्डिनेट लेवल पे क्या है कि मैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ इंटरेक्ट कर रही हूँ, मैं जुडिशरी के साथ कॉन्टैक्ट कर रही हूँ, एंड देन जो मेरा डिसीजन है मैं उसको कर रही हूँ। तो ये क्या हो गया, आपका सबऑर्डिनेट लेवल पे आ गया। थर्ड पॉइंट जो आता है सुप्रीम कमांड। देखिए आप कभी भी जो परेड देखते हैं उसमें क्या होता था बेसिकली कि जो हमारी एयरफोर्स है, नेवल फोर्स है और जो मिलिट्री है वो हमेशा किसको सल्यूट करती है, प्रेसिडेंट को सल्यूट करती है, क्योंकि क्या है कि प्रेसिडेंट जो है वो हमारे तीनों फोर्सेस के हाईएस्ट कमांडर है। तो ये भी हो गया प्रेसिडेंट का, जो आर्टिकल 53 के अंदर आपका मेंशन कर रखा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 4 जो कि इलेक्शन से कंसर्ट है प्रेसिडेंट के। अब इलेक्शन से है 2 चीज़ें आपको समझनी है। पहली बात तो ये कि हमारी कंट्री के अंदर लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव के, इवन पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज़ के। तो प्रेसिडेंट जो इतनी बड़ी पोस्ट है, मतलब ही इज़ द हेड आवर कंट्री, फर्स्ट सिटीजन ऑफ आवर कंट्री, तो इलेक्शंस जो हैं वो उनके क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि पहली बात तो ये देखिए कि हमारी कंट्री के अंदर जो है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनल हेड हैं। तो एक नॉमिनल हेड के लिए इतने बड़े लेवल पर जाके इलेक्शंस कराना जो था वो एक ऐसी इन्फेंट कंट्री के लिए जो कि जस्ट फ्रीडम मिली थी 1947 में,
वो थोड़ा टफ था बिकॉज ऑफ कॉस्ट प्रॉब्लम। उसी के साथ जो था मतलब कि प्रोसीजर था प्रेसिडेंट के इलेक्शन का, दैट इज़ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, वो थोड़ा मुश्किल था लोगों के लिए उस टाइम में समझना। तो इस वजह से उन्होंने सोचा कि एक नॉमिनल हेड के लिए जो है वो इस तरीके से इलेक्शंस क्यों कराए जाए। तो यहाँ पे जो इलेक्शंस होते हैं प्रेसिडेंट के वो कैसे होते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू होता है। इलेक्टोरल कॉलेज में आपको जो दो चीज़ें याद रखनी है वो ये है कि जो मेंबर्स होते हैं जो कि प्रेसिडेंट को सिलेक्ट करते हैं वो कौन कौन से होते हैं, और कौन से मेंबर्स जो होते हैं वो इम्पीचमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना है आपको कि जो हमारे पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज है, फर्स्ट इज लोकसभा एंड सेकेंड इज राज्यसभा, उसी के साथ वी इंक्लूड द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स एंड लास्ट वी इंक्लूड द यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुदुचेरी। तो ये जो तीनों चीज़ें हमने की, इन तीनों के जो है इलेक्टेड मेंबर्स, आई एम अगेन रिपीटिंग, ओनली इलेक्टेड मेंबर्स जो होंगे पार्लियामेंट के, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुदुचेरी जो है, ये तीनों हैं, सिर्फ ये प्रेसिडेंट को सिलेक्ट करेंगे। हियर वी डोंट इंक्लूड द नॉमिनेटेड मेंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है आपको। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 55 जो है, आर्टिकल 55 में कहा गया है कि जो इलेक्शन का प्रोसेस है वो क्या होना चाहिए। इलेक्शन की तो हमने बात कर ली कि कौन कौन पार्टिसिपेट करेंगे, अब इलेक्शन का प्रोसेस किस तरीके से होगा, तो वो होगा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से। यहाँ पे जब आप लक्ष्मीकांत को ओपन करेंगे तो आपको जो है वो दो फॉर्मूलाज दिए जाएंगे कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कैसे वोटिंग की जाती है और जो पार्लियामेंट है उसमें वोट्स काउंट कैसे होती है। वो आपका जो है कप ऑफ टी नहीं है, आप उसको जो नहीं करेंगे क्योंकि आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। यहाँ पे आपको सिर्फ एक जो सिंपल चीज़ प्रोपोर्शनल प्रेजेंटेशन के अलावा याद रखने हैं वो याद रखने हैं। मान लीजिए कि मैं प्रेसिडेंट की रेस में जाना चाहती हूँ, ठीक है, मैं प्रेसिडेंट कैंडिडेट बनना चाहती हूँ। अब मैं ये तो है नहीं कि जाऊँगी कहूँगी कि मेरे को प्रेसिडेंट बनना, वो कहेंगे आ जाओ बन जाओ, ऐसे नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा स्पेसिफिकली कि पार्लियामेंट के अंदर जो है, स्पेसिफिकली लोकसभा के अंदर क्या होगा कि 50 जो हमारे लीडर्स होंगे, एमपीज़ होंगे, वो मेरे फेवर में वोटिंग करेंगे, मेरे को नॉमिनेट करेंगे। वो जो 50 थे एमपी उनको साथ देंगे 50 और एमपी, और ये दोनों मिलके कितने हो जाएंगे, 100 एमपीज़ हो जाएंगे। जब ये 100 एमपीज़ जो होते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पे दोनों मेरे लिए नॉमिनेशन करेंगे, तो फिर मुझे सिलेक्ट किया जाएगा कि ठीक है आप कैंडिडेट रेस में शामिल हो सकते हैं। उसी के साथ जब मैं कैंडिडेट लिस्ट में शामिल होंगी तो मुझे कुछ सिक्योरिटी अमाउंट जो है वो वहाँ पर सबमिट करना होगा। ये सिक्योरिटी अमाउंट आपको याद नहीं रखना है, आपको जो है सिर्फ मीन स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करनी है। तो यहाँ पे जो सिक्योरिटी अमाउंट होगा, अगर वो पर्सन जो है वो कैंडिडेट जो प्रेसिडेंट है उसमें सिलेक्शन नहीं होता और इवन वो जो एलिजिबल वोट्स होते हैं जितना नंबर मांगा होता है वो भी सिक्योर नहीं कर पाते हैं पार्लियामेंट के अंदर, स्टेट लेजिस्लेटिव वोट टोटल के अंदर, तो फिर जो है उनका अमाउंट कहाँ चला जाता है, आरबीआई के पास चला जाता है। इतना आपको समझ आया इलेक्शन प्रोसेस में। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं आर्टिकल 56 जिसमें कि टर्म एंड टेन्योर की बात की गई है। टर्म एंड टेन्योर में क्या है, सिंपल सी बात है कि जैसे कि यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा, अमेरिकन और इंडियन का लक्ष्मीकांत में दे रखा है, जिसमें क्या कहा गया है स्पेसिफिकली कि जो इंडियन प्रेसिडेंट होते हैं वो 5 ईयर्स के टाइम पीरियड के लिए रहते हैं, उनका टर्म होता है। वहीं पे अमेरिका में टर्म कितना होता है, 4 ईयर्स का होता है। एक जो और डिफरेंस है वो है रीअपॉइंटमेंट का, जो कि आपका आर्टिकल 57 के लिए भी आता है, डेट इज़ री इलेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली कि अमेरिका के अंदर कोई जो पर्सन है जो एक बार प्रेसिडेंट बन गया, वो अपने पूरे लाइफ टाइम में सिर्फ 2 बार प्रेसिडेंट बन सकता है, मतलब पहला टर्म एंड देन दूसरा टर्म। बट हमारी कंट्री के अंदर जो वो है ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। अगर कोई पर्सन जो है वो प्रेसिडेंट बनना चाहता है, वो मल्टीपल जो टाइम्स जो है प्रेसिडेंट बन सकते हैं। उनके ऊपर ऐसा कोई ये नहीं रिस्ट्रिक्शन है कि आपको 2 बार बनना है, 3 बार बनना है या 4 बार बनना है। तो ये अमेरिकन और जो अपना है इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसके अंदर डिफरेंस है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं वैकेंसी से रिलेटेड जो भी आर्टिकल 56 के अंदर ही आती है। अब यहाँ पे कहा गया है कि अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट की पोस्ट है तो उसमें वैकेंसी कब आती है। तो यहाँ पे 4 कंडीशंस जो हैं वो देखने को मिलती है। सिंपल सी बात है, सिंपल कि जो टर्म है 5 ईयर्स का वो खत्म होगा तो सीट वैकेट हो जाएगी, तो फिर उस टाइम जो है खत्म हो जाएगा। सेकेंड जो है वो होता है रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन में क्या होता है कि प्रेसिडेंट जो होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाते हैं, उनको अपना रेजिग्नेशन लेटर देते हैं कि अब मैं इस पोस्ट को और ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाऊंगा, तो मैं आप मेरा रेजिग्नेशन जो है वो एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। थर्ड आता है यहाँ पे इम्पीचमेंट, जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इम्पीचमेंट क्या होता है कि जब जो हमारी कंट्री है उनके मतलब कि जो हम पार्लियामेंट है इन्होंने सबने इनको सिलेक्ट किया था, उनका एक ट्रस्ट लूज हो जाता है या फिर और भी बहुत सारी कंडीशंस होती है। उस कंडीशन में क्या होता है कि प्रेसिडेंट को उनकी ऑफिस से इम्पीच कर दिया जाता है, मतलब कि हटा दिया जाता है, जिसकी डिटेल्स अभी हम देखेंगे। उस टाइम में उनकी सीट्स वैकेट हो जाती है। एंड लास्ट इज डेथ, मतलब कि डेथ जब किसी प्रेसिडेंट की हो जाएंगी, तो अगर मान लीजिए कि वो 5 ईयर्स के टर्म के लिए 3 ईयर्स में उनकी डेथ हो गई, 2 ईयर्स का टाइम रह गया री इलेक्शंस में, तो उसमें क्या हो गया कि जो भी पर्सन है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी है
कि अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है प्रेसिडेंट की, तो वहाँ पे कौन जो है वो फिर प्रेसिडेंट बन सकते हैं जब तक कि दोबारा री इलेक्शंस नहीं होते। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि अगर प्रेसिडेंट की डेथ होती है, सबसे पहले जो अपॉर्चुनिटी दी जाती है वो दी जाती है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में, जो कि हमारे राज्यसभा के चेयरमैन भी होते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो भी नहीं अवेलेबल है, वो नहीं उस पोस्ट को ले सकते हैं, तो हमारी कंट्री के सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं उनको ये अपॉर्चुनिटी दी जाती है। और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी प्रेजेंट नहीं है तो फिर जो है जो हमारे सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट को, उनको ये दी जाती है। तो ये जो 4 चीज़ें हैं आपको याद रखने की किस किस को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी और किस ऑर्डर में दी जाएगी। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 57, जिसमें कि री इलेक्शंस की एलिजिबिलिटी की बात की गई है कि एलिजिबल होते हैं हमारी कंट्री में जो प्रेसिडेंट होते हैं वो री इलेक्शन के लिए। ये हो गया आर्टिकल 57। नेक्स्ट आते हैं आर्टिकल 58 के ऊपर, जिसमें कि क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट की बात की गई है। क्वालिफिकेशन में क्या है, सबसे पहली बात सिंपल सी कि इंडियन सिटीजन होने चाहिए। यहाँ पे अब आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में एक एक्सप्लेनेशन देनी है, वो ये देनी है कि देखिए क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई पर्सन है वो बाय बर्थ इंडियन नहीं है, नेचुरलाइजेशन से करके या फिर किसी और तरीके से जो है वो इंडियन बने हैं, या फिर हम अमेरिकन को भी लेकर चलेंगे, अमेरिकन कोई बाय बर्थ नहीं है, उन्होंने सिटीजनशिप जो है वो अमेरिका की एक्वायर किया है। तो अमेरिका और इंडिया दोनों केसेस में जो है कौन कौन एलिजिबल होता है जो बर्थ से अमेरिकन या इंडियन नहीं है बट वो प्रेसिडेंट्स रेस में जो है वो पार्टिसिपेट कर सकता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। उसके बाद एज ऑफ 35 ईयर्स, अगर कोई पर्सन 35 ईयर ऑफ एज को अटेन कर लेता है उसके बाद जो है वो प्रेसिडेंट इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकता है। नेक्स्ट आता है क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज लोकसभा मेंबर। तो देखिए क्या होता है कि अगर कोई पर्सन जो है वो लोकसभा मेंबरशिप में एलिजिबिलिटी रखी जाती है कि भाई ये आपके पास है तभी आप लोकसभा मेंबर बन सकते हैं, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं इलेक्शन में। तो जो प्रेसिडेंट लिस्ट के अंदर पर्सन आएगा वो लोकसभा मेंबर की भी एलिजिबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए, तभी उसको प्रेसिडेंट के लिए चूज किया जाएगा। एंड नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, मतलब कि उनका जो है कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। तो इसके ये क्या हो गई, इनकी क्वालिफिकेशन हो गई 4, ठीक है। फिर आते हैं आर्टिकल 60 देख लेते हैं पहले। आर्टिकल ये आपको शायद थोड़ा रिफ्लेक्शन पड़ रहा होगा, वो लाइट्स ऐसी हैं बट कुछ नहीं है, यहाँ पे बस ओथ लिखा हुआ है। तो आर्टिकल 60 जो है वो ओथ एंड एफर्मेशंस ऑफ प्रेसिडेंट से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 59, जिसके अंदर बात की गई है कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस। तो कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस की क्या बात है, सिंपल सी बात रखी गई कि ये कंडीशंस जो होंगी तभी आप ऑफिस में आकर जो है अपनी पोस्ट को संभाल सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन इसमें क्या है कि मान लीजिए कि अगर कोई ऐसे पर्सन है जो कि पहले पार्लियामेंट के मेंबर थे या फिर किसी लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर थे, तो वहाँ पे उनकी एक सीट होगी। तो जब वो प्रेसिडेंट की पोस्ट पे आएंगे तो पहले उनको जो है अपनी वो पोस्ट वैकेट करनी पड़ेगी, वहाँ पे अपनी सीट वैकेट करनी होगी, चाहे वो लोकसभा में हो, राज्यसभा में हो या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर हो, एंड देन वो प्रेसिडेंट की पोस्ट को आके संभालेंगे। सेकेंड कंडीशन जो है वो ये है कि राष्ट्रपति भवन के अंदर ही उनका रेजिडेंस होगा, वो कहीं पे अपने नॉर्मली घर में नहीं रह सकते। तीसरी कंडीशन जो है वो है सैलरी से रिलेटेड की जो सैलरी अलाउंसेस प्रिविलेजेस उनको दिए जाएंगे वो सारे उनको लेने होंगे, वो उनको मना नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे जो सैलरी होती है वो 5 लाख रुपए सैलरी होती है किसी भी प्रेसिडेंट की, ये भी अमाउंट आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं, मे भी पीसीएस में पूछा जा सके। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 65 वाइस प्रेसिडेंट एज प्रेसिडेंट। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर मान लीजिए कि प्रेसिडेंट की जो सीट है वो वैकेट हो गई तो कौन आके बाहर संभालेगा, वाइस प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे क्या जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे फिर वो राज्यसभा के अंदर जाएंगे, मतलब कि वो जो होता है डेली सेशंस होते हैं जो लगते हैं तो उसको क्या वहाँ पे वो चेयर करेंगे या फिर उनको वही प्रिविलेजेस मिलेंगे जो उनको वाइस प्रेसिडेंट के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पे आंसर जो होता है वो नो हो जाता है, क्योंकि अगर कभी भी वाइस प्रेसिडेंट चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर सीनियर मोस्ट जज जो है वो जब प्रेसिडेंट की सीट पे आके बैठ गए तो उनको एज प्रेसिडेंट ही ट्रीट किया जाएगा हर प्रोस्पेक्टिव में, जो भी कंडीशंस अभी हमने देखी, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 72 जिसमें पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब जो प्रेसिडेंट माफी देते हैं किसी पर्सन को जिसको सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपनी जजमेंट दे चुका है, पर सुप्रीम कोर्ट के बाद वो प्रेसिडेंट के पास जाते हैं कि भैया ऐसे ऐसे है और आप मेरी को माफी दे दीजिए, तो उस केस में पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट आर्टिकल 72 के अंदर दी गई है। यहाँ पे 5 पावर्स जो हैं वो हैं जिनको हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट आता है यहाँ पे पार्डन, फिर आता है कम्यूटेशन, थर्ड है रिमिशंस, फोर्थ इज रिस्पाइट एंड फिफ्थ इज रिप्राइव। इसको मैं अभी आपको डिटेल में समझाऊंगी, बस अभी आपको आर्टिकल 72 इतना याद रखना है, ठीक है। फिर एक बार आर्टिकल 111 को देख लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई भी जो बिल होता है वो एक्ट कब बनता है, जब वो प्रेसिडेंट के अंडर चला जाता है। यहाँ पे जो होती हैं वो आती हैं वीटो पावर। वीटो पावर्स जो है वो डिटेल में है, इस वजह से मैंने अभी जस्ट इतना बताया है आपको, अभी डिटेल में उसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है आर्टिकल
74, आर्टिकल 74 के अंदर कहा गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं वो एड एंड एडवाइस करती है प्रेसिडेंट को। यहाँ पे क्या मतलब है कि रियल हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर, हेड को कौन असिस्ट कर रहा है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, नॉमिनल हेड कौन, प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट जो भी काम करते हैं वो सिर्फ उनके साइन होते हैं, वहाँ पे जो भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं कि भाई प्रेसिडेंट ने साइन करें। बट बेसिकली क्या होता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं जिनको हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर, वो एड एंड एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को कि आप ऐसा ऐसा कीजिए, और फिर जो प्रेसिडेंट है उस काम को करते हैं। आर्टिकल 74 जो है वो आपके 3 चैप्टर्स के अंदर आता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर, प्राइम मिनिस्टर के अंदर एंड प्रेसिडेंट के अंदर। तो तीनों ही जो चैप्टर्स है उसमें ये इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये अच्छे से याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आर्टिकल 123 जिसके अंदर प्रोमulgate ऑर्डिनेंसेस, मतलब कि ऑर्डिनेंसेस को अनाउंस करना प्रेसिडेंट की पावर। यहाँ पे आपको एक चीज़ जो है वो याद रखनी है कि देखिए आर्टिकल 123 के अंदर जो प्रेसिडेंट है वो किस कंडीशन के अंदर ऑर्डिनेंसेस को अनाउंस कर सकते हैं और क्या फिर उन ऑर्डिनेंसेस के साथ होता है, ठीक है। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि जब कभी भी ऑर्डिनेंस अनाउंस होंगे तो उस टाइम रिसेस ऑफ पार्लियामेंट फर्स्ट एलिजिबिलिटी है। अगर रिसेस ऑफ पार्लियामेंट नहीं है सो वी कांट कंसिडर ऑर्डिनेंस, और फिर वो क्या हो जाएंगे, वॉइड कंसीडर करेंगे हम उसको, मतलब कि उनको खारिज कर दिया जाएगा। यहाँ पे क्या होता है रिसेस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब कि पार्लियामेंट के अपने 2 हाउसेस, लोकसभा राज्यसभा, ठीक है, चाहे तो दोनों ही जो हाउसेस हैं वो सेशन में ना हो, या इन दोनों हाउसेस में से कोई एक जो है वो सेशन में ना हो, उसको हम क्या कहेंगे, रिसेस ऑफ पार्लियामेंट कहेंगे। मतलब कि पार्लियामेंट क्या है, रिसेस पे गया हुआ है, छुट्टी पे गया हुआ है। उस टाइम पीरियड में प्रेसिडेंट जो होते हैं वो ऑर्डिनेंसेस को अनाउंस करेंगे। अगर रिसेस नहीं है तो ऑर्डिनेंसेस क्या हो जाएंगे, वॉइड हो जाएंगे। अब क्या हुआ कि मान लीजिए आज जो है ऑर्डिनेंस कोई भी अनाउंस किया गया प्रेसिडेंट के थ्रू, 1 हफ्ते बाद जो है वो सेशन ऑफ पार्लियामेंट शुरू हो गया, ठीक है। जब सेशन ऑफ पार्लियामेंट शुरू होगा तो यहाँ पे 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक तो क्या है कि जो सेशन है वो उस ऑर्डिनेंस को देखेगा एक नॉर्मल बिल की तरीके से, अगर उनको वो पसंद आता है वो उसको पास कर देगा, प्रेसिडेंट जो होंगे उसको एसेंट दे देंगे और वो एक एक्ट बन जाएगी। और सेकंड सिनेरियो में क्या होता है कि वो जो ऑर्डिनेंस होगा उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाएगा, वो एज इट इज़ रखा रहेगा, 6 मंथ्स हो जाएंगे, 6 मंथ्स बाद वो ऑर्डिनेंस जो होगा वो लैप्स हो जाएगा, मतलब कि ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ये टाइम ड्यूरेशन है 6 मंथ्स का कि ऑर्डिनेंस जो है वो 6 मंथ्स बाद खत्म हो जाएगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये ऑर्डिनेंसेस के साथ होता है। लास्ट आता है आर्टिकल 143 जिसमें कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के साथ कंसल्ट करते हैं अगर उनको कोई एडवाइस चाहिए होती है। इतना आपको याद रखना है। अब जो मैंने आपको वीटो पावर बताई है, एग्जीक्यूटिव मिलिट्री पावर, जुडिशरी पावर, और जो मैंने आपको क्या कहा था, कहा गया इम्पीचमेंट, हाँ जी इम्पीचमेंट। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं आपको डिटेल में पढ़नी है, अभी मैं आपको वो डिटेल में बताती हूँ, ठीक है। ये बस अभी हमने बेसिक माइंड मैप किया है। Guys, we start with detail of the video. तो just a minute. तो यहाँ पे क्या है कि शुरुआत करेंगे इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट से, उसके बाद पावर्स को डिस्कस करेंगे जो एसेंट्स देते हैं, एंड देन पार्डनिंग पावर, इन 4 चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट की अगर हम बात करते हैं तो क्यों इम्पीचमेंट किया जाता है। ऐसा तो है नहीं कि बैठे हुए हैं तो चलो प्रेसिडेंट को हटा देते, कोई नया लेके आता है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो यहाँ पे क्या है, वोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कोई प्रेसिडेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का वोलेशन करते हैं तो उस टाइम पीरियड में जो है वो प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जा सकता है। एक चीज़ जो आपको यहाँ पे याद रखनी है वो ये है कि प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट जो होता है वोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे, ये जो फ्रेज़ है इसका मीनिंग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं गिवन है कि वोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से आप क्या समझते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर रही क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये गिवन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि कैसे जो चार्जेस है वो शुरू होते हैं। तो देखिए जब इम्पीचमेंट का चार्ज किसी प्रेसिडेंट के ऊपर लगाया जाता है तो पहली बात तो ये है कि वो कोई से भी जो है पार्लियामेंट के हाउस में शुरू हो सकता है, मतलब लोकसभा में भी हो सकता है, राज्यसभा में भी हो सकता है। ये नहीं है कि मतलब एक ही हाउस में कंपलसरी शुरू करना है, ठीक है। तो इनिशिएशन जो होता है इम्पीचमेंट चार्जेस का वो किस में हो गया, आपके चलो इसी से आइदर हाउस में हो गया, ठीक है, आइदर हाउस में हो गया। उसके बाद क्या होगा कि कितने सारे जो हैं, मतलब कि कितने पर्सन जो हैं उनके थ्रू ये शुरू किया जाएगा। तो यहाँ पे 1/4 जो नंबर होगा ना उस हाउस का, कि जो भी लोकसभा हो गया या राज्यसभा होगा, उसके थ्रू इसको इनिशिएट किया जाएगा। जब ये 1/4 मेंबर्स इनिशिएट करेंगे इस चीज़ को, तो जो हाउस होगा वो 14 डेज का नोटिस देगा किसको,
प्रेसिडेंट को कि हमने आपके अगेंस्ट जो है ये इम्पीचमेंट किया है। यहाँ पे क्या होगा कि जब ये इम्पीचमेंट का प्रोसेस चल रहा होगा, मतलब वोटिंग चल रही होगी हाउस के अंदर, तो यहाँ पे जो होता है प्रेसिडेंट के पास राइट होता है, राइट टू अपीयर एंड राइट टू रिप्रेजेंटेशन, कि वो हाउस में आके अपीयर भी हो सकते हैं, वो देख भी सकते हैं कि भाई क्या चल रहा है, और वो अपने आप को रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं इस टाइम पीरियड में, ठीक है। तो ये 14 डेज के नोटिस देने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे बिल जो है वो पास तब माना जाएगा जब 2/3 मेजोरिटी जो होगी उस हाउस की वो वोटिंग करेगी और उस बिल को पास कर देगी फॉर द इम्पीचमेंट। तो 2/3 मेजोरिटी जो होनी ज़रूरी होती है, अगर 2/3 से कम होगा तो वो जो बिल होगा वो उसी टाइम उसी हाउस के अंदर खत्म हो जाएगा और प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट का प्रोसेस भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि जो पहला हाउस है उसने 2/3 मेजोरिटी से वोटिंग कर भी दी, ठीक है, अब कहाँ पे जाएगा, दूसरे हाउस के अंदर जाएगा, तो कहाँ पे जाएगा, पास टू अनदर हाउस। अब जब दूसरे हाउस के अंदर वो बिल जो है वो जाएगा, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि फर्स्ट हाउस जो है उसने पास कर दिया तो वो कहेंगे कि उन्होंने पास कर रखा है तो ठीक है हम भी पास कर देते हैं। वो अगेन सारे चार्जेस को जो भी प्रेसिडेंट के ऊपर लगाए गए होंगे उनको इन्वेस्टिगेट करेंगे। अगर वो ये देखते हैं कि इन्वेस्टिगेशन चार्जेस बिल्कुल सही है तो उस केस में जो है अगेन सेकेंड हाउस में भी 2/3 मेजोरिटी से पास होना चाहिए, जैसे कि लोकसभा में भी 2/3 और राज्यसभा में भी 2/3। उसके बाद क्या होगा, जो प्रेसिडेंट होंगे उनको इम्पीच कर दिया जाएगा। अब आप ये क्वेश्चन मेरे को बताइए कि इतने दिन हो गए आपको पढ़ते हुए कि क्या अभी तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री के अंदर कोई प्रेसिडेंट जो है उसको इम्पीच किया गया है। और ये वाला जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उनसे रिलेटेड 2 बार इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है वो शुरू किया गया था अमेरिकन सेनेट में, तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट शुरुआत करते हैं पावर से। तो सबसे पहले एग्जीक्यूटिव पावर जो है उसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि जितने भी हमारे रूल्स रेगुलेशन होते हैं यूनियन से रिलेटेड, एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड, प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो उसके लिए रूल्स बना सकते हैं। नॉमिनल पावर होती है बट होती है, ठीक है। फिर क्या होता है कि प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट करना, मिनिस्टर्स का अपॉइंटमेंट करना, अटॉर्नी जनरल का, सीएजी का, जो यूपीएससी के चेयरमैन है या फिर किसी और स्टेट के पीसीएस के चेयरमैन है या फिर यूपीएससी के और मेंबर्स हो गए, इलेक्शन कमिश्नर है या फिर जो इलेक्शन कमीशन के अलग जो कमिश्नर्स है, मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अलावा, उन सब की अपॉइंटमेंट किसके थ्रू की जाती है, प्रेसिडेंट के। और ये एग्जीक्यूटिव पावर्स के अंदर आता है। आपसे डायरेक्टली ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कोई जो वर्क आपको दे दिया जाएगा कि वो कौन सी पावर के अंदर आता है, ठीक है। तो ये आपको कैटेगरीज याद रखनी है। उसके बाद क्या है कि देखिए जो एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, तो प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर से या फिर जो मिनिस्टर्स होते हैं उनसे ये रिपोर्ट मांग सकते हैं कि आप जो है अपना एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से कर रहे हैं वो मुझे बताइए। उसके बाद क्या होता है कि SC ST और जो OBC कैटेगरी होती है उनके बेनिफिट के लिए जो है कमीशन जो अपॉइंट किया जाता है वो प्रेसिडेंट के थ्रू किया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। उसी के अलावा जो है एक इंटर स्टेट काउंसिल की जो अपॉइंटमेंट होती है वो भी इन्हीं के थ्रू की जाती है। इंटर स्टेट काउंसिल जो है वो क्या काम करती है, सेंटर और स्टेट के बीच में एक हार्मोनियस रिलेशंस बने रहे उसके लिए काम करती है, और उसी के साथ स्टेट और स्टेट के बीच भी एक अच्छे से रिलेशंस मेंटेन रहे। तो ये सारा काम क्या देखेगी, इंटर स्टेट काउंसिल देखेगी। उसके बाद जो है डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेट जो होता है यूनियन टेरिटरीज को, जो यूनियन टेरिटरीज का एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो किसके पास होता है, प्रेसिडेंट के पास होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स के ऊपर। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो पार्लियामेंट होता है उसको समन करना, या फिर जो जॉइंट सिटिंग पार्लियामेंट की होती है डेडलॉक के टाइम पीरियड में, जिसमें कि स्पेसिफिकली क्या होता है कि जो लीडर होते हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा होते हैं, उनके पास पावर होती है कि वो उसको प्रिसाइड करते हैं। तो उस टाइम में भी जॉइंट सिटिंग जो होती है लेजिस्लेटिव पावर मतलब कि जो पार्लियामेंट की, उसको भी क्या करते हैं, प्रेसिडेंट समन कर सकते हैं। उसके बाद आता है डिसॉल्व लोकसभा। तो अगर ऐसा उनको केस लगता है, जस्ट अ मिनट, ओके तो यहाँ पे क्या है कि डिसॉल्व लोकसभा, तो अगर ऐसा कोई केस लगता है प्रेसिडेंट को कि अब जो है लोकसभा वो काम नहीं ढंग से कर रहा है या फिर ऐसी सिचुएशन जो है वो अराइज हो गई है नेशन बेनिफिट में, तो वो लोकसभा को डिसॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, पार्लियामेंट को एड्रेस करना। जनरल इलेक्शंस के बाद जो फर्स्ट सिटिंग होती है पार्लियामेंट की उसको कौन एड्रेस करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। उसी के साथ जो बजट होता है वहाँ पर भी किस तरीके से की जाती है, एड्रेस प्रेसिडेंट के थ्रू किया जाता है। फिर क्या होता है कि राज्यसभा के केस में जो है वो 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं, और ये जो 12 मेंबर्स होते हैं। अच्छा, वन थिंग मोर कि इम्पीचमेंट में मैं एक पॉइंट आपको बताना भूल गई कि हमने क्या देखा था कि जब इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हो रहा था तो उस टाइम पीरियड में जो इलेक्टेड मेंबर्स थे पुदुचेरी के और दिल्ली के, वो पार्टिसिपेट कर रहे थे इलेक्शंस के टाइम में, ठीक है। तो जब इम्पीचमेंट होगा तो उस टाइम पीरियड में जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे दिल्ली एंड पुदुचेरी के, वो पार्टिसिपेट करेंगे। इलेक्टेड मेंबर्स जो होंगे दिल्ली एंड पुदुचेरी के, वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो ये डिफरेंस था इलेक्शन के टाइम में और जो
है इम्पीचमेंट। तो यहाँ पे जो नॉमिनेटेड और इलेक्शन है ना, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो नॉमिनेटेड मेंबर जो है वो इलेक्शन में, इसको आप कैसे याद करेंगे, इन से याद कर लेंगे। आई से क्या हो गया, इम्पीचमेंट हो गया, एन से क्या हो गया, नॉमिनेटेड मेंबर। तो इन याद रख लीजिए कि नॉमिनेटेड मेंबर, आई इम्पीचमेंट, ठीक है, इस तरीके से याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्या होता है कि जो 12 मेंबर्स राज्यसभा के होते हैं वो किसके थ्रू अपॉइंट किए जाते हैं, आपके मतलब कि जो स्पेसिफिक आर्ट फील्ड, साइंस, इन चीज़ों से लिए जाते हैं। और उसी के अलावा जो 2 एंग्लो इंडियंस होते हैं लोकसभा के अंदर, वो नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के थ्रू, ये उनकी लेजिस्लेटिव पावर के अंदर आता है। नेक्स्ट आता है कि जो भी मेंबर्स डिस्क्वालीफाई किए जाते हैं, मान लीजिए कि इलेक्शन कमीशन है, उनको ये लगता है कि कोई पार्लियामेंट है या फिर जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके अंदर ये जो मेंबर है गलत तरीके से काम कर रहा है, तो ये जो डिस्क्वालीफाई होता है ना, इसके ऊपर डिसीजन जो होता है वो प्रेसिडेंट का होता है कि क्यों किसी मेंबर को डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है, तो वो डिसाइड कर सकते हैं। उसी के साथ रिपोर्ट लेकर ना, जैसे CAG है, UPSC है, इतनी सारी बॉडीज है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जो वो रिपोर्ट देती हैं प्रेसिडेंट को, सबमिट करते हैं। तो वो जो रिपोर्ट्स है वो प्रेसिडेंट अपने पास तो नहीं रखेंगे क्योंकि ही इज नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, तो वो कहाँ पे जाएंगे, पार्लियामेंट के सामने जो रिपोर्ट्स लेने का काम होता है वो लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट के अंदर आएगा। नेक्स्ट आता है मेक रेगुलेशन फॉर पीस ऑफ लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, दादरा एंड नागर हवेली, लद्दाख एंड अंडमान एंड निकोबार। तो ये जो 5 यूनियन टेरिटरीज है इनके लिए पीस मेंटेन करना प्रेसिडेंट का काम हो जाता है। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल पावर के ऊपर। तो देखिए क्या होता है कि जो मनी बिल होता है वो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस रिकमेंडेशन ऑफ किसके होता है, प्रेसिडेंट के थ्रू होता है, ठीक है। दूसरा बिल कौन सा जो है वो रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट के बाद ही पास होगा, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट आता है कि जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है किसी भी ईयर की, एक जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो प्रेसिडेंट रखते हैं। और उसी के साथ जो होता है एडवांसेस जो कंटीजेंसी फंड से होता है वो कहाँ पे होता है, किस तरीके से होता है, प्रेसिडेंट की परमिशन से होता है। और उसी के साथ अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा फोरकास्ट एक्सपेंडिचर आ गया, एकदम से कोई खर्चा आ गया, तो उसके लिए जो ग्रांट्स प्रोवाइड किए जाते हैं वो प्रेसिडेंट के परमिशन के बाद ही विड्रॉ करे जाते हैं। ये हो गई आपकी फाइनेंशियल पावर्स इसकी, ठीक है। अब आते हैं जुडिशियल पावर्स के ऊपर। तो जुडिशियल पावर में तो एक तो हमने शुरू में देखा कि भाई जो कोर्ट है उसके साथ जो है वो कर सकते हैं, मतलब कि क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, कोई भी बात कर सकते हैं, वो आ गई। और उसी के साथ चीफ जस्टिस और जो जजेस की अपॉइंटमेंट होती है सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में, वो प्रेसिडेंट के थ्रू ही की जाती है, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। फिर आ जाती है डिप्लोमेटिक पावर। मैंने आपको क्या बताया कि ही इज नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, उनके नाम से काम किए जा रहे हैं। तो जितने भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट होते हैं, डिप्लोमेटिक वर्क होते हैं, तो वो उनके नाम पे किए जाते हैं, वो उनकी डिप्लोमेटिक पावर हो जाती है। एंड देन मिलिट्री पावर में क्या होता है कि ही इज द कमांडर ऑफ ऑल द फोर्सेज, नेवल, एयर एंड आर्मी फोर्सेज। एंड लास्ट इज इमरजेंसी पावर। आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 स्टेट जो हो गई आपका नेशनल इमरजेंसी हो गई, प्रेसिडेंशियल रूल हो गया, और आर्टिकल 360 डेट इज फाइनेंशियल इमरजेंसी हो गया। इन तीनों का जो प्रोविजंस होते हैं वो किसके होते हैं, प्रेसिडेंट के अंदर आ जाते हैं। तो ये सारे हो गई पावर्स। अब करते हैं एसेंट्स की बात। एसेंट्स जो है उसमें अगर मान लीजिए कि कोई जो बिल आता है प्रेसिडेंट के पास, तो वो उस बिल के साथ क्या क्या कर सकते हैं। फर्स्ट तो क्या है कि वो अपनी परमिशन दे देंगे, उसको एसेंट दे देंगे बिल को, और वो बिल जो है वो एक्ट बन जाएगा। दूसरा केस वो क्या कर सकते हैं, विद होल्ड कर सकते हैं, मतलब उसको रोक के रख सकते हैं अपने पास, कोई भी रिस्पॉन्स ना दे, जिसको क्या कहा जाता है, वीटो पावर कहा जाता है। और थर्ड आता है रिटर्न द बिल। यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर मनी बिल प्रेसिडेंट के पास आता है तो यहाँ पे वो रिटर्न नहीं कर सकते हैं उसको, उसमें उनको एसेंट देना होगा, पर रिटर्न का केसेस और पर रिटर्न क्या कर सकते हैं, ऑर्डिनरी बिल को कर सकते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये जो है डिटेल पार्लियामेंट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट आता है पार्डनिंग पावर। पार्डनिंग पावर जो होता है उसमें 5 जो है वेज एंड मेजर्स होते हैं। ये आपको क्यों याद रखना है, क्योंकि अभी रिसेंटली जो है फर्स्ट टाइम किसी फीमेल को फांसी दी गई है कंट्री के अंदर आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो इस वजह से ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखना। तो यहाँ पे पार्डनिंग पावर में सबसे पहले पार्डन को कहते हैं। पार्डन का मतलब माफ़ी दे देना, कि पनिशमेंट को भी माफ़ कर देना, और जो उसके ऊपर चार्जेस थे, जो सेंटेंस लगा हुआ, स्टेटमेंट लगी हुई थी, उसको भी माफ़ कर देना और उसको पूरा बरी कर देना, फ्री कर देना, ठीक है। नेक्स्ट आता है कम्यूटेशन। कम्यूटेशन में क्या होता है कि हार्श पनिशमेंट, जैसे क्या होता है कि किसी को फांसी की सज़ा मिली हुई है, तो फांसी की सज़ा से उसको लाइटर पनिशमेंट की तरफ ले जाना, उम्र कैद दे देना, ये क्या हो गया, आपका कम्यूटेशन हो गया। नेक्स्ट आता है रिमिशन। इसमें क्या होता है बेसिकली कि जो पनिशमेंट का पीरियड होता है, जैसे मान लीजिए कि 20 साल के लिए सजा दे रखी है, तो कोई एक ऐसा केस आता है कि जिसमें वो 20 साल के टाइम पीरियड तक जिएगा भी नहीं, तो उस टाइम में क्या होता है, उस टाइम पीरियड को घटा देना और उस सजा को 10 साल के लिए कर देना, वो आपका किस में आ जाएगा, रिमिशन में आ जाएगा। फिर आता है रिस्पाइट। रिस्पाइट क्या होता है कि कोई ऐसा स्पेशल सर्कमस्टांस, मान लीजिए कि कोई जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट है और वो फिर उस टाइम में क्राइम के अंदर आ रही है, और कोई सर्कमस्टांस हो जाता है, वो बहुत बुरी कंडीशन में है, जो भी है प्रिजन के अंदर, तो उस टाइम में क्या होगा कि उसको स्पेशल सर्कमस्टांस के अंदर सेंटेंस थोड़ा कम दे दिया जाता है कि भाई
ये अभी इसको नहीं कर सकता। एंड लास्ट आता है रिस्पाइट, जिसमें कि रिप्राइव, जिसमें कि स्टे लगा दिया जाता है। मतलब कि ये कहा जाता है कि पनिशमेंट तो ये रहेगी, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए इसके ऊपर स्टे लगा दो, मैं बाद में डिसीजन दूंगा। ये क्या हो गया, रिप्राइव। उसी के साथ हमारा प्रेसिडेंट का जो माइंड मैप है वो कंप्लीट होता है। कैसा माइंड मैप लगा है, ऐसे माइंड मैप्स आप और आगे देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते हैं तो ज़रूर बताएं। एक स्टूडेंट है अश्विनी रावत, उसके लिए मैं ये कमेंट करना चाहती हूँ, अगर आपको इतनी ही प्रॉब्लम है टॉपर स्टॉप की हर वीडियो से, तो वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम यार, यहाँ पे मत करो टाइम वेस्ट। आपके पास क्या इतना टाइम है, मतलब आप इतने बड़े टॉपर हैं कि आप जो है अपना टाइम वेस्ट करने के लिए बार बार टॉपर स्टॉप पे आते हैं और वो करते हैं। अगर आपके मन में हमारे लिए कोई सजेशन है या कोई रिकमेंडेशन है तो आप इजीली अच्छे तरीके से दे सकते हैं। डोंट बी सो रूड एंड डोंट डेयर टू बी रूड, ओके। तो ऐसे कमेंट्स जो हैं वो टॉपर स्टॉप पे अलाउड नहीं है, अदरवाइज वी विल ब्लॉक यू। तो कैसी वीडियो आपको लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।